SCERT विष्णु द्विवेदी जी, डेप्यूटी डायरेक्टर और अन्य आयोजकों को अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए। मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ कि मुझे यूपी के DLED के प्रशिक्षार्थियों से अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ कि यह आपके लिए लाभदायक होगा और दिस विल हेल्प यू इन बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। मेरा नाम वंदना सरोटिया है और मैं लगभग 15 साल से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने भारत में, यूनाइटेड किंगडम में और अभी मैं टेक्सास अमेरिका में एज एन एजुकेटर काम कर रही हूँ। हालांकि मैं एजुकेटर तो टेक्सास में हूँ, बट हमेशा मैं वेरियस प्रोजेक्ट्स द्वारा इंडिया से जुड़ी रही हूँ, जैसे कि science competitions and EduLeaps. These projects were implemented in several hundreds of schools in UP, and they were aimed to improve education by designing a uniform curriculum, encouraging student-driven learning, and analyzing students' progress. These projects were led by Shri Upadhyay ji, who is a principal in Patha, Lalitpur. Shri Upadhyay ji and his wonderful team provided an immense support and contribution in the success of these projects. I would like to share my screen with you. There is a famous quote by an English writer, William Ward. The mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, and the great teacher inspires. So what is an effective teacher? Effective teacher or great teacher वो टीचर होता है जिसके में सभी सद्गुण हो, जिसके पास बैठकर बच्चे ज्ञान अर्जित करें, हमें उनके साथ अच्छा लगे, वो हमारी बातें सुने और बच्चों की मदद करें, बच्चों की समस्याओं का समाधान बता सकें, और अगर उनके पास समाधान नहीं है तो वह उन्हें सही दिशा दिखाएं और उनका मार्गदर्शन कर सकें। जैसे कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काउंसलर से मदद ली जाती है। इंडिया में भी काफी स्कूलों में काउंसलर्स आ गए हैं, लेकिन अगर वहां पर सुविधा नहीं है तो आप टीचर्स ही मिलकर बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, बच्चों को प्रेरित कर सकें, धीरज से उनकी बातें सुने, जैसे इसमें बच्चे विद्यालय जाने के लिए हमेशा लालायित रहे। जैसा कि कहा गया है, मदर इज द फर्स्ट टीचर एंड टीचर इज द सेकंड मदर। टीचर का रोल सिर्फ ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहता है, हम उन्हें दोस्त और लाइफ कोच का भी टाइटल दे सकते हैं। जैसा कि कबीरदास जी ने दोहे में भी कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। इन्होंने जैसे कि इस दोहे में गुरु का स्थान सर्वोत्तम रखा गया है। So teachers should be feel very proud of their profession, that they have been chosen by God to serve for this wonderful and noble profession. आपको अपने सभी टीचर्स को अपने शिक्षक होने पर गर्व होना चाहिए। तो अगर देखा जाए, जैसे कि आज का टॉपिक है हाउ टू बी एन इफेक्टिव टीचर, तो जैसे कि आपने सभी क्वालिटीज देखी कि उनमें नॉलेज होनी चाहिए, उनमें दया भाव होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, वो हमेशा हमें प्रेरित करें। इसके अलावा उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड और बिहेवियर होना चाहिए, जिससे कि वो एक फ्रेंडली और चीयरफुल रहें और एक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर क्लास में दे सकें। उन्हें बच्चों की फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल नीड्स की जानकारी होनी चाहिए, और अपना जो लेसन प्लान है वो वेरियस एक्टिविटीज द्वारा प्लान करें, ताकि इसमें
फ्रेंडली और वेलकमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। वेरियस इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज, मटेरियल्स एंड स्ट्रेटजीज शुड बी यूज्ड, जिसका एग्जांपल मैं अपनी आगे स्लाइड्स में दूंगी। और बच्चों को निरंतर उनका इवैल्यूएशन होता रहे। And show respect to them. There should be a mutual respect behavior or attitude towards each other. हर बच्चा अपने में यूनिक होता है, उनकी पर्सनैलिटी यूनिक होती है। तो इसमें दो तरह के डोमेन होते हैं, एक कॉग्निटिव डोमेन, एक साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जैसा कि जानते हैं आप, इसमें इंटेलेक्चुअल स्किल्स को महत्व दिया गया है। इसमें प्रोसीजर पैटर्न्स होते हैं, स्पेसिफिक फैक्ट्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, ताकि बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल्स को बढ़ावा दिया जाए। और साइकोमोटर डोमेन्स होते हैं, इसमें मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, फिजिकल मूवमेंट, एथलेटिक एबिलिटीज और बाकी डोमेन्स को इसमें अच्छे से हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस, किस तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। पहला मैं देखना चाहूंगी लॉजिक स्मार्ट, जो कि आप हमेशा स्कूलों में देखते हैं कि लॉजिक स्मार्ट मतलब बच्चे को अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फैक्ट्स याद रहते हैं और प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, तो बोलते हैं कि ये बच्चा बड़ा स्मार्ट है। जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में जो लोग जाते हैं। वर्ड स्मार्ट मतलब लिंग्विस्टिक, जो अच्छे ऑथर होते हैं, पोएट होते हैं, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल दें तो रामधारी सिंह दिनकर जी, प्रेमचंद जी, और अभी जो हमारे काफी विख्यात कवि हैं कुमार विश्वास जी, जो काफी अच्छे वक्ता हैं। एंड पीपल स्मार्ट, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं कि हम बाकी लोगों से अच्छे से बात कर सकें और लोगों को मोटिवेट कर सकें। मैं इसमें एग्जाम्पल देना चाहूंगी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इसमें काफी ये स्किल थी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो ना केवल अपने कार्य से बल्कि अपने भाषणों से सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बॉडी स्मार्ट, बॉडी किनेस्थेटिक मतलब कि एथलेटिक एबिलिटीज जिनमें होनी चाहिए। म्यूजिक, कई लोगों की उस तरफ इंटेलिजेंस होती है और वो बच्चे उस फील्ड में अपना रुझाव लगते हैं और उसमें एक्सेल करते हैं। पिक्चर स्मार्ट मतलब जो आर्किटेक्चर वगैरह में जाना चाहें, उन्हें मैप्स, ग्राफ्स और डिफरेंट डायमेंशंस, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है उन्हें। और इंट्रापर्सनल मतलब कि अपने अंदर की जानकारी रखना चाहते हैं, ऐसे लोग ज्यादा मेडिटेशन में स्पिरिचुअल, दे गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअल जर्नी। और नेचर स्मार्ट जैसे जीव जंतुओं में जिनको इंटरेस्ट होता है, तो उस फील्ड में वो जाना चाहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट इंटेलिजेंस को हम अपनी पढ़ाई में भी इनकॉर्पोरेट करें, तो उससे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो इन सबको कैसे किया जा सकता है, और यहाँ पर ये एक है, ये सभी जगह है 5E स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। हमारे यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा महत्व है कि क्लास शुरू करने के पहले एंगेजिंग कैसे बना जाए क्लास को। सो स्टूडेंट्स आर एंगेज विद अ चैलेंजिंग सिचुएशन, जैसे कि कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया, कोई करंट लाइफ एग्जाम्पल दिया, कोई भी वीडियो दिखाया जिससे उनका रुझाव बढ़े। सो फर्स्ट इज एंगेजिंग। उसके बाद एक्सप्लोर करने दिया, उन्हें सामान दे दिया और उन्हें वो एक्सप्लोर करें। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, एक डेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो उन्होंने डेंसिटी के लिए ऑब्जेक्ट्स दे दिए, सामान दे दिया, अब आप फिगर आउट करें इसको कि इसमें मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है। सो डिफरेंट स्मॉल पीसेस ऑफ ईच थिंग दे विल पुट इट टुगेदर। और एक्सप्लेन में फिर यहाँ पर टीचर उनको जैसे नोट्स और लेक्चर और सारी डिटेल्स में बताएंगे, जिससे वो लिखेंगे अपने में और उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इलेबोरेट है कि उसमें उसी सिचुएशन को वो और क्या कर सकते हैं। अगर उन्हें डेंसिटी पता चल गई तो डेंसिटी में क्या वो कर सकते हैं कि मान लो हनी ले लिया, ऑयल ले लिया, वाटर ले लिया और डिफरेंट प्रोडक्ट्स ले लिए और बताएं
कि कौन सा ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा. So same information can be applied in different situation. So that's how that you can elaborate it. And at the end it is evaluation. Evaluation मतलब कि बच्चे का कितना उसने concept को retain किया है. That can be done either through quizzes, test, और क्लास में ऐसे ही जनरल पूछ के, उसके लिए जरूरी नहीं कि फॉर्मल इवैल्यूएशन हो, कैसे भी क्विक इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड very easily by asking couple of questions from students. And अगर बच्चे ग्रुप में भी जब बात कर रहे हैं तो ग्रुप में भी रख सकते हो, तब भी उनको इवैल्यूएशन उस तरीके से किया जा सकता है. अब मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि यहाँ पर एक एलिमेंट्री स्कूल में एक दिनचर्या क्या होती है, कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज ये लोग एक दिन में करते हैं, कैसे एक पूरा ऑर्गेनाइज होता है पूरे स्कूल की एक्टिविटीज, डेली स्कूल एक्टिविटी इन अ वेरी शॉर्ट वीडियो. सो लेट मी प्ले दिस फॉर यू. Our doors open at 8:50, so we have an arrival window where students are entering the building, they're getting to their classroom. Students who live more than a mile and a half from school are provided bus transportation. Students who live less than a mile and a half from school are considered walkers. Our walkers arrive at school in a variety of ways. They may ride bikes, they may walk, their parents may choose to drive them and use the car line for drop-off. Some of our students also come to school via daycare vans. When students come into the building, they're going to head to their classroom and get their backpack hung up, take their coat off, they're going to unpack their folders and materials, they're going to get settled at their desk and perhaps start a morning activity ready for the bell to ring at 9:05. I think the traditional view of an elementary school is that there's a teacher in front of the classroom standing, talking, and we certainly still have that. You'll see a variety of settings where students learn. The students may be learning from each other. They may be working in a group to solve a problem. You're going to see some different seating arrangements than we were used to when we were in school, right down to different types of actual chairs, or maybe no chairs at all. Students may be seated on the floor with slates. So you're going to see students in a variety of settings and probably moving a lot more. We also now are integrating technology. Students may be accessing learning materials, completing assignments on the Chromebook, even turning them into their teacher that way, or they may be working with a partner, collaborating and sharing materials back and forth. Our elementary day core subject areas are math, English language arts, science, and social studies. In math, students are focusing on number sense, problem solving, and fact fluency. In English language arts, or ELA, students are participating in reading, writing, and speaking and listening activities. In science, students are focused on inquiry-based learning, using hands-on activities to observe and question the natural world. In social studies, students are focused on learning about the community and world around them. Along with our core curriculum, students participate in art, music, and physical education. We call these classes our specials classes. Art is typically once a week for 50 minutes. Physical education typically meets 3 times a week for 25 minutes. And music typically is a 50-minute-a-week class, either one block, or the students meet twice a week. Lunch and recess typically are a 35-minute block of time for the students. Whether they go to recess first or they go to lunch first, that time is broken up accordingly. So that 35 minutes may look like a 15-minute recess and a 20-minute lunch. Our students can bring their lunch from home. They can also purchase a hot lunch at our schools. And our hot lunches are accessed via a card where parents set up an account and put money into that account. So students simply bring their card to lunch and swipe their card. Our LMC is our library media center, and it is, in the elementary world, the hub of the school. So our students can check out books, of course. They can use reference materials. It's also a learning space where students learn how to research. Students can use technology in the LMC. They can also be creative.
So during the school day, all of our doors are locked. So any parents or volunteers or visitors who are coming to our building need to come in through our main entrance. Our visitors will be buzzed in. They'll come into the main office where they'll sign in, and they're also going to hand over their driver's license or some form of identification. And our Raptor system does run a background check, and they'll be issued a visitor's badge to be worn throughout their time in the building. And when visitors leave, they do need to check out at the main office as well. At the end of the day, our students are packing up, gathering their materials, making sure they have all their homework, and our bell rings at 3:35. Our staff then helps our students with their exit routines to make sure everyone gets home safely. तो ये आपने थोड़ी सी झलक देखी कि कैसे एक पूरे दिन का एलिमेंट्री स्कूल में रूटीन होता है। मिडिल स्कूल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें उन्हें थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, और हाई स्कूल में कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। दे आर बेसिकली ऑन देयर ओन एंड टीचर्स विल बी देयर टू सपोर्ट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। जैसे कि मैं थोड़े से एग्जांपल्स देना चाहूंगी कि स्टूडेंट एनकरेजमेंट कैसे होता है। जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल में शो एंड टेल हो जाता है कि बच्चे अपना कोई खिलौना लेके आएंगे, सबको उसके बारे में बताएंगे। अगर फैमिली में कोई फंक्शन हुआ है, फैमिली में कोई वेकेशन पे गए हैं, तो वहां से उन्होंने क्या सीखा, और सबको थोड़े से 5-7 मिनट ही बताएंगे। लेकिन उससे क्या होता है कि उन्हें अपना थिंकिंग प्रोसेस एंड लैंग्वेज पे कमांड होता है, एंड दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग। तो बचपन से ही इस पे कार्य करना शुरू हो जाता है। रेमेडियल क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिसमें बच्चे थोड़े से कमजोर हैं अपने ज्ञान में, किसी सब्जेक्ट में, और उनके लिए अलग क्लासेस वो सारे बच्चे एक ग्रुप में कर दिए जाते हैं। लेकिन उनका नाम बड़ा होता है कि एविड क्लासेस, पेस क्लासेस। तो नाम में काफी इंस्पिरेशन होता है कि हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं, और अपने आप में वो हतोत्साहित नहीं होते हैं कि अरे हमें तो ये नहीं आता है। ऐसे ही ESL क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इमिग्रेट बाहर से होते हैं, उनके लिए अब इंग्लिश एक नई लैंग्वेज है, तो इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए उनके लिए अलग क्लासेस बनाई जाती हैं। वो बच्चे वहां भी जाते हैं। एट द सेम टाइम दे आर लर्निंग देयर अदर सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, व्हाटएवर दे हैव चोजन। सो पैरेलल लर्निंग टेक्स प्लेस इन स्कूल। और कुछ बच्चे जो हमारी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं। उनके लिए एकोमोडेशंस प्रोवाइड की जाती हैं उनकी लर्निंग के लिए। अब एकोमोडेशंस में क्या होता है, जैसे कि किसी बच्चे को क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा समय लग रहा है, so teachers can read out questions to them। थोड़ी प्राइवेट प्लेस में ले जाएंगे और उनके लिए क्वेश्चंस रीड करेंगे, बाकी बच्चे अपना टेस्ट में काम कर रहे हैं। ऐसे ही उनके लिए अलग अलग तरह की accommodations होती हैं। Sometimes they need extra time to work on their project or on their test, so they will be giving like say 15 minutes extra. So those accommodations, they start from wherever it's been identified by diagnostician। वो इनको diagnose करते हैं and they evaluate them every year कि उसमें क्या improvement हुआ है, कितना और कर सकते हैं, and it goes all the way whenever they have been evaluated until their college life। And so sometimes these accommodations धीरे धीरे वो कम होती चली जाती हैं, क्योंकि वो नई चीजें सीखते चले जाते हैं जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है। और जो रिलेशनशिप होता है, बड़ा ही आदर और सम्मान का एक दूसरे के साथ रखने की कोशिश की जाती है। जैसे कि अब आदर सम्मान कैसे किया जाए, और इसमें क्या कर सकते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल में तो बच्चे पूरे एक दिन एक क्लास में रहते हैं और टीचर भी वहीं रहता है। मिडिल और हाई स्कूल में बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं और टीचर एक ही क्लास में रहता है। तो टीचर जब एक क्लास में है तो अपना एनवायरनमेंट अच्छे से बना लेता है, और टीचर क्लास के बाहर खड़े रहते हैं। जब उनका जो एक पासिंग पीरियड होता है 7 मिनट का होता है, जैसे कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ऐसे जितने पीरियड्स होते हैं, तो वो बाहर खड़े हुए उनको वेलकम कर रहे हैं। जब वो वेलकम कर रहे हैं तो समटाइम्स वी फिगर आउट कि भाई इस बच्चे के संग कुछ अच्छा, शायद उसे कोई दिक्कत है, या बच्चा तुमसे अकेले में बात करना चाहता है। सो दैट गिव्स देम सम प्राइवेसी। So teachers are available if somebody wants to talk to the teacher in private, and they set up a certain time कि भाई अभी तो 7 ही मिनट हैं, शायद पूरी बात ना हो सके, तो हम बाद में आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आफ्टर स्कूल आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जहां पर हम डिटेल में बात कर सकें। So they are always available
to students and parents as well. So जो भी उनकी पेज चल रही है, उनकी जो भी नंबर्स आ रहे हैं, उसमें पेरेंट्स को भी वीकली कॉल करते हैं हम लोग कि भाई आपके बच्चे के इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उन्होंने ये काम नहीं किया है. और आफ्टर स्कूल और बिफोर स्कूल उनको जो एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है पढ़ाई के लिए, उसमें बच्चों को बुलाते हैं और वहीं पर उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं. और काउंसलर्स की भी हेल्प होती है कि करियर गाइडेंस में उन्हें क्या चाहिए, किस तरह बच्चे का रुझाव है कि भाई वो फिजिक्स केमिस्ट्री साइड है तो उनको ये सब्जेक्ट्स पढ़े, साथ में और कौन से सब्जेक्ट्स उनको हेल्प कर सकता है करियर में. सो वो एक हाई स्कूल से ही शुरू हो जाता है प्रॉपर गाइडेंस. वैसे तो काउंसलर सभी स्कूलों में रहते हैं, एलिमेंट्री में भी हैं, मिडिल में भी हैं और हाई में भी हैं. और किया जाता है स्ट्रक्चर. क्लास में स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है. ये सब हम करेंगे कब, अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो. डेली लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो क्लास में लिखा रहता है कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, और उसमें एक वार्म अप और स्टार्टर का नाम दिया जाता है कि इसमें वी रिकैपिचुलेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम प्रीवियस लर्निंग. अगर कुछ नया टॉपिक हम इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो उसमें उनकी प्रायर नॉलेज को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. फिर कोऑपरेटिव लर्निंग पे जैसे कि होता है कि अब कॉन्सेप्ट तो पता है उन्हें, लेकिन हम आपस में भी काफी सीखते हैं. वी लर्न फ्रॉम ईच अदर अ लॉट. सो डिजाइन लैब अगर मान लो कर रहे हैं, अब डिजाइन लैब जैसे कि मानो मैंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया, जैसे मैंने डेंसिटी का ही एग्जांपल फिर से लेना चाहूंगी कि भाई रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स को कैसे करते हैं, इरेगुलर शेप को कैसे करते हैं, वो उस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग से. दूसरा कोऑपरेटिव लर्निंग है, इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग डिजाइन लैब भी हो सकती है, इंक्वायरी गाइडेड भी होती है, और उसके बाद उसमें क्लास डिस्कशन कर सकते हैं. जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगी, जैसे कि उन्होंने किया कि effect of salt on the boiling point of water. भी सॉल्ट से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो क्या शुगर से बढ़ता है या कितने अमाउंट डालने से बढ़ता है, तो ये सब जानकारी है, उसको वो इलेबोरेट कर सकते हैं और उसको एक कदम आगे ले जा सकते हैं. तो ये इंक्वायरी गाइडेड एक्टिविटीज हो जाती हैं. और इसके बाद क्लास में सब चर्चा करते हैं. क्लास डिस्कशन से ये होता है कि कॉन्सेप्ट्स एक तो एक बार और रिव्यू हो जाता है, दूसरा सबका अपना पर्सपेक्टिव पता चल जाता है. तो ये सब चीजें इनकॉर्पोरेट करने से एक उस कॉन्सेप्ट एक परिपक्वता सी आ जाती है. स्टूडेंट्स कैन रिटेन देयर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. और क्लास में सिर्फ करिकुलम तक सीमित नहीं, कभी जैसे कि अब साइंस ही पढ़ा रहे हैं तो करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, नासा में क्या हो रहा है, अभी ये मार्स में ये हमारा सैटेलाइट लैंड हुई तो क्या हुआ, कौन सी थी, उसमें उसकी जानकारी है. तो सब जानकारियों को मिलाते हैं तो एक ओवरऑल होलिस्टिक करिकुलम को डिजाइन किया जाता है. और टीचर है, टीचर उसमें टीचर को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आराम से जो चाहे इस टॉपिक को लेके वो पढ़ा सकते हैं, टू मेक द एनवायरनमेंट वेरी कंड्यूसिव टू स्टूडेंट्स एंड फॉर टीचर ऑल्सो, क्योंकि टीचर को भी थोड़ी सी उसमें वैरायटी मिलती है तो उन्हें भी पढ़ाने में उतना ही मजा आता है. जब पढ़ा लिया तो उसके बाद ये चार्ट जैसे कि मेरे स्कूल में सभी क्लासेस में लगा हुआ है. इससे प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट. तो प्लान मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव है, जो करिकुलम में पढ़ा क्या रही हूँ वो ऑब्जेक्टिव सारे लिखे रहेंगे वहां पर. मानो मैंने 4 चीजें पढ़ा रही हूँ तो उन चारों के बारे में लिखा होगा. सो डू, उसके लिए उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैंने क्या किया. सो वट एवर आई हैव प्लान्ड ऑल द एक्टिविटीज आई विल मेंशन इन दिस बॉक्स. उसके बाद है स्टडी. जब मैंने पूरा पढ़ा लिया तो मैं इवेल्युएट करूंगी कि भाई किस पीरियड ने अच्छा किया, किसने थोड़ा कम अच्छा किया. और ये सब डेटा एनालिसिस के बाद एक्ट. एक्ट मतलब कि प्लस मीन्स व्हाट वाज द पॉजिटिव इन इट, एंड दैट इज कॉल्ड डेल्टा एंड इम्प्रूवमेंट साइन, लाइक व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर. तो ये व्हाट कुड हैव बीन बेटर अकेला मेरे को नहीं सोचना है, ये आई डिस्कस लाइक 10 मिनट्स every week. Like I have set up for my class is Wednesday. So every Wednesday in the beginning of the class, I will set up this time. I have already set it up and students know because it's a routine. कि भाई आज हमें बताना है कि भाई इसमें क्या improve कर सकते थे, किस तरह की learning से बच्चों को ज्यादा सीखने को मिलता. तो जैसे कि भाई उन्हें इस टाइम इस प्रोजेक्ट में ज्यादा मजा आया, उससे उन्होंने ज्यादा सीखा, या इसको आपने फास्ट पेस में पढ़ा दिया, इसको थोड़ा स्लो पढ़ाना चाहिए था, कोऑपरेटिव लर्निंग ज्यादा होनी चाहिए थी. और तो इस टाइप के इम्प्रूवमेंट के आइडियाज उनसे मिलते हैं. तो दिस इज प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट.
उसके अलावा जैसे बच्चों को कराने के लिए, अब मैंने ये प्रोजेक्ट कराया था कि बच्चों को डिजाइन करना है ये इनको इन पेपर से, क्राफ्ट पेपर से, कि भाई कैसे किस डिजाइन में उसको बनाया जाए। थोड़े आइडियाज दिए थे उन्हें कि भाई किस डिजाइन में इसको हॉट एयर बैलून को डिजाइन किया जाए कि वो हवा में कितनी दूर आसमान में ऊंचा जाता है, कितनी देर रहता है। और डिफरेंट बच्चों को ये काम करने में बड़ा ही उत्साह आया कि किस आपस में वो लोग कंपटीशन कर रहे थे कि भाई किसका ज्यादा दूर गया, क्यों गया, क्या चीजें हैं इसमें, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कि भाई हॉट एयर बैलून में करा क्या इसने। तो सारे प्रिंसिपल्स इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। और बिसाइड्स दिस एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में टीचर्स आर टीचिंग ईच अदर। सो जैसे कि मैंने अब ये 2 घंटे का सेशन किया, जहां पर आप ये साइड में देख सकते हैं, ये है, इसको कहते हैं एलिफेंट टूथपेस्ट। मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि भाई ऐसा रिएक्शन क्यों हुआ। सो ये इंक्वायरी बेस्ड में भी यूज हो सकता है और क्लास में वार्म अप के लिए भी यूज हो सकता है, स्टार्टर के लिए भी यूज हो सकता है। तो इसको एंगेजिंग एक्टिविटीज है ये। इसमें मैंने ड्राई आइस का भी यूज किया था, सरफेस टेंशन के प्रोजेक्ट से। So it was a very successful project and a professional development where everybody learned a lot. अब यहाँ पर क्लासरूम के अलावा यहाँ पे क्लब्स होते हैं कि एक तरह तक सीमित नहीं रह जाता है कि भाई क्लासरूम हो गया, स्कूल करिकुलम हो गया, अब बस हमारी पढ़ाई होगी और सिर्फ हमें अपनी पढ़ाई और होमवर्क पे ही ध्यान देना है। सो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज वेरी फोकस्ड हियर। तो क्लब्स में जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट क्लब्स होते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी, जैसे कि मैथ क्लब है, साइंस क्लब है, रोबोटिक्स है, क्रिएटिव राइटिंग है। तो अपने क्लब ये बच्चे ही बनाते हैं। बच्चों ने बनाया, मान लो 10 बच्चों ने कि भी हमें ये ग्रुप स्टार्ट करना है, दे कैन रीच आउट टू एनी टीचर, दैट टीचर इज गोइंग टू बी देयर स्पॉन्सर। मतलब कि बच्चे एक टीचर की गाइडेंस में है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी एक्टिविटीज होनी है उस क्लब में, मान लो किसी कंपटीशन में जाना है, अब साइंस कंपटीशन में जाना है तो उन्हें वेरियस थिंग्स दे हैव टू डिजाइन। मान लो कार के लिए कि किसकी कार की शेप क्या होनी चाहिए, कितना इंक्लिनेशन होना चाहिए, तो उन्हें वुड वगैरह सारे खरीदनी पड़ेगी, सारे मटेरियल खरीदने पड़ेंगे। तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो फंड रेजिंग करते हैं। अब फंड रेजिंग किसी तरह की भी कर सकते हैं, जैसे कि कार वॉश करी, उसका पैसा इकट्ठा किया, फूड सेल करी। अब किसी रेस्टोरेंट से उन्होंने अपना प्रोग्राम क्लब किया और बोला कि भाई इसका 3% हमारे क्लब को जाएगा। सो इन दिस वे दे लर्न हाउ टू वर्क इन टीम्स, इंटरेक्टिंग विद द कम्युनिटी एंड बिजनेसेस से इंटरेक्ट करते हैं। इसी दौरान उन्हें एप्लीकेशन लिखने का आइडिया लग जाता है, कैसे डिफरेंट लोगों से करके नेगोशिएशन कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन देने का उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। So class, besides the regular class, they learn a lot through these clubs activities. As we all know that class outside the classroom is always very engaging and more relevant. जैसे कि field trips में ले जाना, म्यूजियम्स ले जाना, नर्सिंग होम्स ले जाना, कि कैसे वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है। और ये सब चीजें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बहुत काम आती हैं। तो बिसाइड्स करिकुलम भी सब्जेक्ट की जानकारी तो हो ही जाती है, बट रियल वर्ल्ड में उन्हें बचपन से एक्सपोजर है। तो अचानक ऐसा नहीं कि हाई स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद ओ हमने तो ये काम किया ही नहीं है। तो बचपन से ट्रेन हो रहे हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मैं कुछ एक्सपीरियंसेस इंडिया से शेयर करना चाहती, इंडिया में भी ऐसी चीजें हो रही हैं और वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। ये स्कूल पटाखा है और यहाँ पर देखिए आप कितनी डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं एंड बच्चे बड़े ही उत्साह में थे। मैं इस लास्ट समर में जब मैं यहाँ पर गई थी तो ये अंडर कृष्ण मुरारी उपाध्याय जी इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड मैं बच्चों से जब मिली तो मुझे एक बड़ा ही उत्साह और एक जो एनर्जेटिक एनवायरनमेंट था उससे मैं बड़ी मोहित हो गई। तो इस स्कूल में मैंने देखा कि, और ऐसे बहुत से स्कूलों में ये सब हो रहा है कि देखिए फन एक्टिविटी है और टेक्नोलॉजी को कैसे भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। अगर टेक्नोलॉजी में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर बाय चांस अगर आपके पास उस स्कूल में उपलब्ध नहीं है तो आप अगर उस पर इन्वेस्ट करके सब लोग मिलके अगर कुछ कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे मैंने देखा है कि सरकार ने सभी स्कूलों में ये उपलब्ध कराया है, बट अगर आपके पास बाय चांस नहीं है तो उससे क्या होता है कि बच्चे, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी को काफी महत्व दिया गया है, आप जानते ही हैं कि उससे हम बहुत सीख पाते हैं। तो उसमें आप देखिए उसके बाद है किड्स से उनके लेवल पर जाकर मिलना,
मिड डे मील्स बच्चे कितने आराम से खा रहे हैं और अच्छे से खा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और एक रीडिंग टाइम है, उन्हें डिफरेंट टाइप की जॉनर पढ़ने का दिया जाए ताकि उनकी डिफरेंट वोकैबुलरी बिल्ड हो और वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। किसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए आपको वोकैबुलरी बिल्डअप होना बहुत जरूरी है, और अपना नजरिया बुक से ही बदलता है, लोगों से बात करके बदलता है, हमने आर्टिकल पढ़ के बदलता है, और बुक्स एक हमें अलग दुनिया में ही ले जाती हैं। ऐसी एक्टिविटीज और दिखाना चाहूंगी, जैसे कि स्पोर्ट्स डे होता है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो रहा है, कल्चरल फंक्शन हो रहा है, तो हर चीज को एक जगह, जैसे कि एक फूल है उसका हार बना दिया गया है, मतलब सारे फूलों को मिला के एक हार बना दिया गया है और उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो बच्चे, ना केवल बच्चे और टीचर भी उतना ही एंजॉय कर रहे हैं। एक और बताना, जैसे कि मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि साइंस कॉम्पिटिशन्स और एड्यूलीव्स में मेरा काफी मैं जुड़ी रही हूँ हमेशा से। एक हमने साइंस कॉम्पिटिशन कराया था, अगेन इट वाज विद द सपोर्ट ऑफ श्री कृष्ण मुरारी उपाध्याय जी, तो वहाँ एंड हिज टीम फॉर श्योर। तो उसमें सारे स्कूल्स, पहले वो पंचायत लेवल पे रहे और वहां पे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, फिर वहां से जो सिलेक्ट हुए फिर वो ब्लॉक लेवल पे गए, और सभी ने इतनी क्रिएटिविटी दिखाई कि इसको मतलब देना कि बच्चों में इतनी क्रिएटिविटी हो सकती है, और उस बस बुक्स पढ़ के, आपस में बात करके, टीचर्स से जानकारी लेके, और इतनी छोटी छोटी चीजों से उन्होंने बहुत कुछ बना लिया। और उनका लेवल ना, मतलब चाहे वो डैम बनाने का हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, और रक्त का संचार कैसे होता है, ह्यूमन बॉडी सर्कुलेशन एंड डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। सो स्टूडेंट्स केम अप विद वेरी गुड आइडियाज एंड इनोवेशन। जो विनर्स हुए थे यहाँ से, मोर देन 50 स्कूल्स पार्टिसिपेटेड, और जो यहाँ पर विनर्स हुए थे उनको एक साइंस म्यूजियम भोपाल में देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो इस दौरान अब उन्होंने भोपाल देखा, उन्होंने सब, अधिकतर बच्चे ऐसे ही थे कि इन्होंने कभी उस एरिया के बाहर ही नहीं गए थे, तो उनके लिए तो एक अलग ही, मतलब जैसे उनकी खुशी तो 7वें आसमान में थी। और आप देख सकते हैं कि कितने उत्साह है उनमें ये साइंस में पार्टिसिपेट करने का और नई जगह घूमने का। अब उनमें, जैसे वो साइंस म्यूजियम देखने गए तो ट्रेन में बैठे, है ना, ट्रेन में बैठा, उनमें से बहुत से लोग ट्रेन में भी बच्चे पहली बार ही बैठ रहे थे। So it's not only exposure to the science, but they were exposed to various aspects as well, like how to communicate, how to travel, how to organize, how different things are connected with each other. अब उन्होंने 3D मूवी कभी नहीं देखी थी, कैसे काम करती है, 3D होता क्या है, तो ये सब एक्सपोजर, ये कहते हैं कि आप क्लास से बाहर बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। अब मैं बताना चाहूंगी कि आपके इंडिया, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें बहुत समानता है जो इंडिया में है और यूएस में है। अभी मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रही हूँ। So its focus is mainly on creative thinking, creative writing, leadership skills and communication, right? So इसमें 5+3+3+4 को जोड़ा गया है। So 5+3, जैसे 5 years है यहाँ पर, 5+3 उसको एक एलिमेंट्री स्कूल का यहाँ पर बताया गया है। 5+3 एलिमेंट्री स्कूल 1 through 5, और उसके पहले प्री के 2 साल और किंडरगार्टन 3, एंड देन बाकी पूरा एलिमेंट्री स्कूल। इसमें फोकस होता है लैंग्वेज पर, कॉग्निटिव थिंकिंग पर। बच्चों को एक पजल पीस दे दिया, उसको कैसे वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी इमेजिनेशन कैसी है, बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स कैसी है, रीडिंग कैसी है। और अभी मैंने साइंस, so different subjects are incorporated, लेकिन उसको बस उसमें इमेजिनेशन पे ज्यादा जोर दिया है, कैसे वो लोग आपस में सीख सकते हैं, कोलैबोरेशन पे जोर दिया गया है। तो उसको बस अपनी आर्ट बनानी है तो आर्ट को उसमें डिफरेंट इमेजिनेशन वो लेकर आए। और जो इंडिया में अभी मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी कि वो टीचिंग इन मदर टंग हो गया है, तो बच्चों को सिर्फ एक सब्जेक्ट की एक जानकारी कि भाई ये आपको लेना ही लेना है, उसके अलावा वो मदर टंग से बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे क्योंकि वही उनका एक्सपोजर पहले से रहा है। तो इसमें मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी।
And one teacher यहाँ पर है जैसे कि one teacher teaches, as you had seen earlier in my video, that all the subjects, and they have recess time, story time, music time, art time, quiet time, like just quietly reading time. That plays an important role. और जैसे कि क्लासेस 3 to 5 में फिर एम्फोसिस होने लग जाता है कि भी मैथमेटिक्स और साइंस और रीडिंग, और उसके फिर स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स बच्चे देते हैं यहाँ पर. क्लासेस 6 to 8, इसमें इंट्रोडक्शन वेरियस सब्जेक्ट्स का किया गया है इंडिया में, जैसे कि सोशल स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. ठीक है, और वहां पर अभी वोकेशनल कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉलिसी के दौरान, टू गेज द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट. ये बात बहुत अच्छी है, यहाँ पर भी ये बात है, और यहाँ पर मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में भी वोकेशनल कोर्सेज पे महत्व दिया गया है कि किसी को कॉस्मेटोलॉजी है, कॉस्मेटोलॉजी में लोग जा रहे हैं, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल जो भी उनको सीखना है, पॉटरी है, और वो मैं इंडिया में भी देख रही हूँ कि वो सब चीजें आ रही हैं. सो वोकेशनल कोर्सेज से कि क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ तो उनका मतलब कि वो सीख ही रहे हैं, इसमें उनको क्रिएटिविटी पे भी ज्यादा जोर जाएगा. सो द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, द ब्रेन इज फोकस्ड हियर. बहुत अच्छी बात है कि कोडिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, और इसमें क्या होता है कि ब्रेन डेवलपमेंट, ऐसा आप जानते ही हैं कि कोडिंग से अलग टाइप का न्यूरॉन कनेक्शंस काम करते हैं और ब्रेन का डेवलपमेंट होता है. वॉलंटियर आवर्स, यहाँ पर अमेरिका की एजुकेशन में वॉलंटियर आवर्स को एक विशेष महत्व दिया गया है. इसमें क्या होता है कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी, बचपन से ये सिखाया जाता है कि सिर्फ आपको लेना नहीं है, आप ले रहे हैं तो आप कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं इसको सोसाइटी में देने के लिए. तो इसमें ये भावना नहीं कि इसमें मेरा क्या है, तो इनके कुछ आवर्स फिक्स हैं, हर बच्चे को उतने आवर्स उनको अपनी कम्युनिटी के लिए देने ही हैं, और ऐसा नहीं कि बस जाके नहीं हमने काम किया, वो पूरा लॉग रहता है. और जो भी उस सोसाइटी में, मान लो कि मंदिर में सेवा कर रहे हैं, किसी नर्सिंग होम में सेवा कर रहे हैं, तो जो भी वहां का चीफ होगा, हायर अथॉरिटी होगी, उससे वो सिग्नेचर कराएंगे और उसके बाद वो अपने स्कूल में लेके जाएंगे. सो वॉलंटियर आवर्स plays an important role in here. Classes 9 to 10 जो कि 4 years of education है, सेम चीज अभी इंडिया में भी आ गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दौरान कि 4 इंग्लिश के, जैसे कि यहाँ पर है कोर कोर्सेज है और इलेक्टिव कोर्सेज हैं. अब कोर कोर्सेज में जैसे कि आपको इंग्लिश लेनी है, मैथ लेनी है, कोर कोर्सेज में यहाँ पर सोशल स्टडीज भी है, आर्ट्स है, फिजिकल फिटनेस है. पहले कैसे था कि आपने इंडिया में था कि साइंस ले ली, कॉमर्स ले ली और ह्यूमैनिटी ले ली, अब आपको वहीं तक स्टिक करना है, दे लाइक हार्ड स्ट्रीमलाइन कोर्सेज, राइट. लेकिन अब ऐसा नहीं है, वहां पर भी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है. सेम चीज यहाँ पर है कि ऐसा नहीं कि अगर आप हाई स्कूल में पढ़ गए तो आपको फिजिकल फिटनेस की क्लास नहीं करनी है, कि भाई हमें तो सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है. और सोशल स्टडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई आप सिर्फ अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री ही नहीं सीख रहे हो, या सिर्फ मैथ साइड ही नहीं हो आप, और आपको जैसे कि सरकार है सोशल स्टडीज में, मतलब कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो क्या वर्ल्ड में हुआ है आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए. अगर हम साइंस सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं कि भाई वर्ल्ड में क्या हुआ है इससे पहले, तो वो कोर्सेज अगर आप लेंगे तो आपको इसका ओवरऑल एक आइडिया मिलता है कि भाई ये हमारी लाइफ में कैसे महत्वपूर्ण है, और आगे पहले हमने किया उससे हमें क्या फर्क पड़ा और अब हमें क्या करना चाहिए. और सरकार भी, जैसे कि ये गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, दैट मेक्स यू लाइक हैविंग और मेकिंग यू अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि आप कैसे अपने डायरेक्शंस लें और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने कि आप देश के लिए कुछ कर सकें. ऐसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, हमें इससे क्या लेना देना, क्योंकि अल्टीमेटली असर तो आप ही पर पड़ रहा है. तो ये सब्जेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है. पहले था कि जैसे हमने फिजिक्स केमिस्ट्री ले ली और बाद में डिसाइड किया कि ओ हमें तो यूपीएससी में बैठना है, तो चलो पॉल साइंस ले लेते हैं. तो जो पहले सब्जेक्ट्स थे उनका तो ज्यादा यूज हुआ ही नहीं. ठीक है, नथिंग गोज वेस्ट ऐसा कहा जाता है, लेकिन अगर वो उस सब्जेक्ट्स में यूज ही नहीं हुआ तो फिर से बच्चा वो पूरी पढ़ाई दोबारा कर रहा है. लेकिन अब ये चीज चली जाएगी, तो ये बहुत अच्छी चीज है, और यही चीज यहाँ पर हो रही है.
जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, भले कॉलेज में भी ये चीज उतनी ही लागू होती है। अब जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है, अभी भी एक कोर्स, एक क्रेडिट वो हिस्ट्री का रहता ही है, वो तो पूरे साल पढ़ना ही है आपको, कि हिस्ट्री को इतना इसमें महत्व दिया गया है। सिमिलरली गवर्नमेंट पे महत्व दिया गया है, तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने पे बहुत महत्व है। और अगेन volunteer hours in high school, it really you have to earn that many volunteer hours, कि हमने पढ़ाई के संग इतना बाहर की सोसाइटी में और अपनी सोसाइटी को दिए इतने आवर्स। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सेम मैंने जैसे बताया कि स्पोर्ट्स क्लब है, मैथ क्लब है, जैसे कि मैंने आपको पहले इसकी जानकारी दी थी। अभी मैं जिस क्लब की जैसे स्पॉन्सर कर रही हूँ, जूनियर वर्ल्ड अफेयर काउंसिल कर रही हूँ मैं, तो उसमें क्या है कि भाई वर्ल्ड में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, पहले क्या हुआ, तो उन सब की जानकारी होगी। और इसका फिर एक गेम्स होते हैं, लाइक वर्ल्ड क्वेस्ट करके एक फरवरी में एक कंपटीशन होगा, जो बच्चे उसमें जीत जाएंगे फिर वो वॉशिंगटन जाएंगे, व्हाइट हाउस जाएंगे, तो उससे एक अलग मोटिवेशन रहता है बच्चों में कि हाँ मतलब हम किसी चीज के लिए काम कर रहे हैं। और इसी दौरान वो काफी जानकारी खेल खेल में सीख ही लेते हैं, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, कोलैबोरेशन होता है। इन्हीं क्लब में डिफरेंट उनकी डिफरेंट तरह का, जैसे कि अभी खाना लेके आ रहे हैं, कोई इंडियन खाना लेके आ रहा है, कोई मैक्सिकन लेके आ रहा है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड अफेयर काउंसिल लाइक इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर एंड different aspects of cultures, they bring it in this. So basically we don't just teach, we inspire. मैं तो ये कहना चाहूंगी कि टीचर का रिलेशनशिप एक बड़ा ही अनोखा रिलेशनशिप होता है बच्चों के साथ। टीचर तो एक पारिवारिक सदस्य बन जाता है, जैसे हमारे घर में नानी, बुआ, दादी होती हैं, ऐसे ही एक टीचर उनका पारिवारिक सदस्य होता है। आप किसी भी घर में देख लें, एक बात होती है कि हमारे इन टीचर ने और हमारे इन टीचर ने ऐसा कहा, वो ऐसा करते हैं, और बच्चे उन्हीं की बात ज्यादा सुनते हैं। तो एक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। अगर आप देखें कि दो फ्रेंड बहुत समय बाद किसी से मिल रहे हैं, सो दे टॉक अबाउट देयर फ्रेंड्स, राइट, लाइफ फ्रेंड्स, ऐसा रहा, अब क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन उसके बाद वो बात वही करते हैं कि अरे टीचर्स का क्या हुआ, अरे वो टीचर कहाँ पर है। मैं अपनी ही लाइफ का एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे एक टीचर थे, रानावत सर, मैथ के टीचर थे। तो ऐसा एक हादसा हुआ एक बार कि उन्होंने एक सवाल दिया और मुझे लगा कि अरे मेरा तो गलत ही होना है, क्योंकि मैथ वाज नॉट वेरी वन ऑफ माय स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। तो उन्होंने अब वो दे के और सब बच्चों को दिखा रहे थे, और मैं तो अपनी नोटबुक ऐसे छुपा के बैठी थी कि मेरा आंसर तो कहाँ सही होने वाला है। और उन्होंने थोड़ी देर बाद क्लास के सामने गए और बोला कि एक बच्चे का सही है। तो मुझे लगा कि देखती हूँ भाई किसका सही है। तो उन्होंने बताया कि अरे वंदना, उस वक्त मेरा नाम शर्मा था, वंदना शर्मा का आंसर एकदम सही है। तो मैंने तो एकदम 7वें आसमान पे पहुंच गई कि अरे वाह, एंड दैट वाज अ वेरी एनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग मोमेंट फॉर मी। तो इससे हम बच्चे की जिंदगी को हर तरह से छू लेते हैं। दिस अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, वो एक छाप हमेशा के लिए छोड़ जाता है, एंड दीज मोमेंट्स हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन एनीबॉडीज लाइफ। मैं अपने एग्जांपल अपने फादर का भी देना चाहूंगी, जैसे कि currently he is a retired principal of केंद्रीय विद्यालय, and his name is R.P. Sharma, and जब रिटायरमेंट के बाद जब वो इलाहाबाद केंद्रीय विद्यालय से रिटायर होकर भोपाल पहुंचे, तो वो एक डॉक्टर के पास मिलने गए, और उनका नाम डॉक्टर स्कंद त्रिवेदी जी, एंड ही इज अ वेरी रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट इन भोपाल। तो वो मेरे फादर को पहचान गए और उन्होंने बोला कि अरे सर आप, और पापा उनको नहीं पहचान पाए थे, लेकिन वो जो मेमोरी होती है वो मतलब कि उनको याद रहा। और ये जो होता है ना रिकॉग्निशन, ये छोटी छोटी चीजें वो टीचर को एक अलग पेडेस्टल पे पहुंचा देती हैं। और जब whenever my students meet me and they tell me that Miss I am going to this university and this is what I have achieved in my life, that gives an immense pleasure कि अरे वाह इतना कुछ हुआ। तो इसमें हमें सिर्फ ये नहीं कि हमें सैलरी मिल रही है, यही ऐसा प्रोफेशन है इसमें सैलरी के अलावा हमें बहुत सम्मान, मान और सभी कुछ मिल रहा है। तो मैं तो ये कहूंगी कि जीवन पर्यंत ये भरा रिलेशनशिप है कि एक बार बन गया तो जीवन पर्यंत ही चलता है।
इस रिलेशनशिप को शब्दों में व्याख्या करना तो कठिन है, इसे सिर्फ महसूस किया जाता है. So teacher not only teach, they inspire. Thank you very much. आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ. Also, I would like to ask if anybody has any question on Facebook which I can address. Are there any questions?